in this video, we discuss various experimental methods which are used for the study of the kinetics of various reactions. स्टडी ऑफ काइनेटिक्स से क्या मतलब, यानी हम किसी रिएक्शन की काइनेटिक्स को कैसे स्टडी करते हैं, मतलब ये कि हम रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम डिफरेंट काइनेटिक्स इक्वेशन यूज़ करते हैं और इन इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटल डाटा पर अप्लाई करने के लिए हमें डाटा चाहिए एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, यानी कंसंट्रेशन ऑफ किसी एक रिएक्टेंट्स या किसी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें चाहिए डिफरेंट टाइम इंटरवल पर। तो इस डाटा को फिर हम डिफरेंट इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं और वहाँ से हम रेट कांस्टेंट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शंस। For any experimental study of kinetics of the reactions, certain parameters must be taken under considerations. यानी अगर हमने किसी रिएक्शन को स्टडी करना है तो रिएक्शन को स्टडी करने से पहले हमें कुछ पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा, उसको हमने कंसिडर करना होगा। फॉर एग्जांपल उसमें से एक टेम्परेचर है, तो जिस रिएक्शन की हमने काइनेटिक्स स्टडी करनी है तो उस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट्स मस्ट रिमेन सेम, यानी टेम्परेचर को हमने सेम रखना होगा। टेम्परेचर मस्ट रिमेन द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। Similarly, if solutions are mixed together for reaction to take place, then the mixing solutions should be homogeneous. And third, the stoichiometry of the reaction should be established. यानी हमने जब रिएक्शन स्टार्ट करना है तो हमें ये पहले से इतना पता होना चाहिए कि हमने रिएक्शंस किस अमाउंट से लेना है, किस रेशो से लेना है। तो दिस इज स्टोइकियोमेट्री। तो इन चीज़ों को हमने जहन में रखना होगा किसी भी रिएक्शंस की काइनेटिक्स को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने के लिए। अब रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली कैसे स्टडी करते हैं कि हम जो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है या प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, तो किसी भी एक रिएक्टेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं या किसी भी एक प्रोडक्ट को ले लेते हैं और उसकी कंसंट्रेशन को या प्रेशर को एट डिफरेंट टाइम इंटरवल हम मालूम करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो अब इस टेम्परेचर को कंसंट्रेशन को या प्रेशर को डिफरेंट टाइम इंटरवल पर मालूम करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए डिफरेंट मेथड हम यूज़ किए जाते हैं। उन मेथड्स को वो कहलाते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ काइनेटिक स्टडीज़। So the experimental method used for the study of kinetics can be classified into two groups. One is the conventional methods, second is the modern methods. Conventional methods are used for kinetic study of the slow reactions, while modern methods are used for the kinetic study of the fast reactions. So first we discuss the conventional methods. Conventional methods are used for the study of the kinetics of the slow reactions. Conventional methods are classified as continuous physical methods and discontinuous chemical methods. यानी kinetic conventional methods are classified as the physical method and chemical method. Physical method वो continuous methods भी कहलाते हैं और chemical methods वो discontinuous methods कहलाते हैं. In continuous physical methods, the progress of slow or moderate reaction is monitored by monitoring some physical property of any of the reactants or product that is related to the concentration of the product or reactants at different time interval. यानी क्या करते हैं इस मेथड में, यानी हमें चाहिए concentration of the reactants or product at different time interval. तो इस concentration को find out करने के लिए हमारे पास दो methods हैं, एक physical method, एक chemical method, या continuous method and discontinuous methods. कन्वेंशनल मेथड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिजिकल मेथड में क्या करते हैं कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम मॉनिटर करते हैं एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। ये फिजिकल प्रॉपर्टी किसी रिएक्टेंट्स की भी हो सकती हैं और किसी प्रोडक्ट की भी हो सकती हैं, लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? ये ऐसी होनी चाहिए जो कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो, क्योंकि हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो कंसंट्रेशन को हम इनडायरेक्टली मालूम करना चाहते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। तो इनडायरेक्टली कैसे मालूम करेंगे? यानी कोई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो वेरी हो, जो डिपेंडेंट हो ऑन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट।
so that physical properties is monitored at different time interval. So this method is called as indirect method, क्योंकि हम concentration directly मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, मालूम नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को हम मालूम कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी. सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेथड. The property of the reactants or products should depends on concentration or pressure of the reactants or products. For example, measurements of the absorbance as a function of times. Commonly used method वो है absorbance, measurements of the absorbance. So इसके मुकाबले में दूसरे में in discontinuous methods, the progress of reaction is monitored by determining the concentration of one of the reactions or product at equal interval of times. वो direct method है. This method is called as direct sampling methods. यानी यहाँ पर हमारे पास continuous method क्या है कि इसमें से हम कोई भी physical properties of the reactants और product ले लेते हैं जो कि concentration पर dependent हो, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि हम कंसंट्रेशन डायरेक्टली मालूम नहीं कर रहे हैं. और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस मेथड, इसमें से हम रिएक्शन मिक्सचर से सैंपल ले लेते हैं. यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास बीकर में रिएक्शन हो रहा है A+B, अब इसको हमने मॉनिटर करना है, तो डिसकंटिन्यूअस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डिफरेंट टाइम इंटरवल पर हम सैंपल्स ले लेते हैं और इस सैंपल्स को फिर हम एनालाइज करते हैं बाय केमिकल मेथड्स. तो जब हम इसकी एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब वो रिएक्शन हमने स्टार्ट कर लिया, वहाँ बीकर में तो रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जो सैंपल हम ले लेते हैं तो उस सैंपल में हम रिएक्शन को स्टॉप कर लेते हैं और फिर इसको एनालाइज कर लेते हैं. इसलिए इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस मेथड या डायरेक्ट मेथड. यानी हमने इसमें कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है बाय केमिकल रिएक्शंस, यानी इस सैंपल्स को हम रिएक्ट करा लेते हैं किसी स्टैंडर्ड के साथ, फिर दूसरे टाइम इंटरवल पर दूसरा सैंपल ले लेते हैं और उसको फिर हम केमिकल मेथड से एनालाइज कर लेते हैं, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के हम मालूम करते हैं. तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड और डिसकंटिन्यूअस मेथड्स. जनरली indirect physical methods are used for the study of kinetics of the reactions. Physical methods include spectrophotometry, polarimetry, conductometry, dialectrometry, manometry, viscometry, pH-metry, etc. These are various physical methods which are used for the study of the moderate or slow reactions. So first we discuss the spectrophotometry. Spectrophotometry is a widely used method for the monitoring of the reaction progress. Spectrophotometry is used for the study of those reactions in which one of the reactants or products are both are UV visible active. यानी ऐसे रिएक्शंस के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं जिसमें से कम एक स्पीशीज ऐसी हो जो UV विजिबल एक्टिव हो. अब UV विजिबल एक्टिव का क्या मतलब? यानी वो the substances are compounds which absorbs radiation in UV or visible range, those are called UV visible active substances. और UV visible range क्या है? 200 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक. This is called UV visible regions. 200 से 400 तक UV है और 400 से 800 तक visible है. तो UV visible स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से रिएक्शंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें से कम से कम एक स्पीशी ऐसी हो, चाहे वो रिएक्टेंट्स की हो या प्रोडक्ट की हो, जो UV विजिबल रेंज में रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको UV विजिबल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं ना. इनमें से कोई एक रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट UV विजिबल एक्टिव होना चाहिए. अगर दोनों एब्जॉर्ब करते हैं, if both reactants and products absorb the radiations, then there must be a significant difference between the lambda max of the two substances, and the reactants goes to product. अब अगर दोनों UV visible region में absorb कर लेते हैं तो फिर क्या करना होगा? इस केस में हम ऐसे रिएक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं अगर दोनों की लैम्डा मैक्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो. दोनों की लैम्डा मैक्स में डिफरेंस हो. लैम्डा मैक्स क्या है? This is the wavelength at which a substance absorbs maximum of radiations, and this lambda max is used as a characteristic of that substances. तो अब अगर दो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उन दोनों की लैम्डा मैक्स में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि इस UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड में हम क्या करते हैं कि एब्जॉर्बेंस नोट करते हैं एट लैम्डा मैक्स. किसी भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की लैम्डा मैक्स पर एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं.
अब अगर इसमें दो स्पीशीज इन्वॉल्व हो और दोनों एब्जॉर्ब करते हैं, अगर उनके लैम्डा मैक्स में कोई फ़र्क सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल एक ने 300 पर एब्जॉर्ब करना है और दूसरे ने 310 पर एब्जॉर्ब करना है, तो इनके लैम्डा मैक्स तो करीब हो गया, तो अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये एब्जॉर्बेंस प्रोडक्ट की है या रिएक्टेंट की है। तो इस ऐसे केसेस जहाँ पर दो रिएक्टेंट्स यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर हम वो रिएक्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से मॉनिटर कर सकते हैं जिनके लैम्डा मैक्स में डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड, KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, ये एक रिएक्शन है। अब इसमें से सिर्फ KMnO4 ये कलर सब्सटेंस है, तो सिर्फ KMnO4 ये विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करता है। लैम्डा मैक्स इसका 532 है, 532 पर KMnO4 ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब रेडिएशन एट 532 नैनोमीटर। तो और तो इसमें है ही नहीं, तो इस रिएक्शन को हम मॉनिटर कर सकते हैं बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कैसे कि हम रिएक्शन मिक्सचर ले लेते हैं, इसका एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं स्टार्ट में, तो ये एब्जॉर्बेंस दिस इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द KMnO4। विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 डिक्रीजेस, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स है, तो डिफरेंट टाइम यानी स्टार्ट में हम ले लेते हैं एक एब्जॉर्बेंस A0 है, फिर 5 मिनट 10 मिनट के बाद 15 मिनट या 20 मिनट के बाद हम फिर एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, सो देयरफॉर एब्जॉर्बेंस आल्सो डिक्रीजेस। तो दिस एब्जॉर्बेंस इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ द KMnO4, so therefore this absorbance can be used to study the kinetics of these reactions. Hence the progress of this reaction can be monitored by measurement of absorbance at 532 nanometer. यानी यहाँ पर ये इस तरह हमारे पास एक स्पेक्ट्रा हम क्लियर कर ले सकते हैं। स्टार्ट में ये नंबर 1 कि ये फॉर एग्जांपल स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन ये एब्जॉर्बेंस है, तो लैम्डा मैक्स 532 पर ये एक एब्जॉर्बेंस है, that is related to concentration of the KMnO4. After some times, take another sample and measure its absorbance. Its absorbance spectrum will be this 2. Absorbance decreases. Similarly, after time 3, then absorbance further decreases. So this absorbance decreases with the passage of time. क्यों decrease करता है? क्योंकि with the passage of time the concentration of the reactant decreases और एब्जॉर्बेंस डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशंस, तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया। ये हमने कंसंट्रेशन को डायरेक्टली फाइंड नहीं करना है, बल्कि कंसंट्रेशन को हमने एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के टर्म में फाइंड आउट कर दिया है जो कि कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट हो, और वो है एब्जॉर्बेंस। सो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ द KMnO4। इसी तरह अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हो, ये हैं रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल टू पैराहाइड्रोक्सीइनोलिन्स, पैरानाइट्रोफिनोल टू पैराहाइड्रोक्सीइनोलिन्स, ये एक रिएक्शन है। अब इसमें दोनों एक्टिव हैं, ये भी एब्जॉर्ब करता है और ये भी एब्जॉर्ब कर लेता है। रिएक्टेंट एब्जॉर्ब एट 400 नैनोमीटर और प्रोडक्ट एब्जॉर्ब्स एट 300 नैनोमीटर। तो अब इन दोनों के लैम्डा मैक्स में वाज़ेह डिफरेंस है, तो इसलिए इस रिएक्शन को भी हम मॉनिटर कर सकते हैं बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। एट एनी टाइम एब्जॉर्बेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ये हमारे पास इस तरह का स्पेक्ट्रम आ जाएगा। ये नंबर 1 है, तो स्टार्ट में 300 पर कोई भी नहीं होगा, कोई एब्जॉर्बेंस नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन इसका रिएक्शन का एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम हो जाएगा। ये नंबर 1। आफ्टर सम टाइम्स एब्जॉर्बेंस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज कर लेता है और फिर एब्जॉर्बेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स डिक्रीज। सिमिलरली 3 पर ये फर्दर इंक्रीज हो जाएगा और ये फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। 4 पर ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और ये डिक्रीज हो, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम द एब्जॉर्बेंस ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो ये एब्जॉर्बेंस दिस इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, सो देयरफॉर दिस एब्जॉर्बेंस एट लैम्डा मैक्स कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शंस। अब इस केस में यहाँ पर ये एक पॉइंट ये आता है जहाँ पर एब्जॉर्बेंस ऑफ बोथ स्पीशीज सेम, इसको कहते हैं आइसोबेस्टिक पॉइंट, द पॉइंट एट विच द एब्जॉर्बेंस ऑफ ऑल स्पीशीज प्रेजेंट आर सेम। तो अब हम ये देखने चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को हम कैसे फॉलो करेंगे बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा कि जानते हैं कि log A और A - इज इक्वल टू KT, दिस इज द
kinetic expression for the first order equations. A is the initial concentration of the reactants and X is the concentration of the product. So A minus X is the remaining concentration of the reactants. So consider a reaction R goes to product P with rate constant K1 as the first order rate constant. Let at T is equal to 0, initial concentration is B, or initial concentration of product is 0. After certain times, X of products are formed, so remaining concentration of the reactant will be B minus X. So ये इक्वेशन हो जाएगा, ये A minus A और A minus X in terms of B हो जाएगा log of B into B minus X is equal to K1T. तो अब इस रिएक्शंस को यानी इस रिएक्शन को हमने फॉलो करना है, मॉनिटर करना है बाय एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट्स. सो एट एनी टाइम द टोटल एब्जॉर्बेंस, यानी हम इस रिएक्शन मिक्सचर का एब्जॉर्बेंस नोट कर लेते हैं. सो एट एनी टाइम द टोटल एब्जॉर्बेंस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज AT, and this is the sum of the absorbance of the reactants, product and solvent. And AR is the absorbance of the reactant R, AP is the absorbance of the product P, and alpha is the absorbance of the solvent. So total absorbance is the sum of the absorbance of all these three species. So as the absorbance is, तो ये हो जाएगा AT is equal to absorbance at any time AR plus AP plus alpha. So as the absorbance is proportional to concentration of the species, so A and absorbance of R is proportional to concentration of R. Proportionality को equality से replace करते हैं, तो absorbance of R is equal to beta R, where beta is proportionality constant. इसी तरह absorbance of the product is proportional to concentration of the product. R, absorbance of the product is equal to gamma product, gamma in concentration of the product. This is proportionality constant. So ये equations, equation 1, it becomes as AT beta R plus gamma P and plus alpha. अब इसमें R क्या है? R is the at given time R is the concentration of the reactants, remaining concentration, और वो क्या है? B minus X है. यहाँ पर ये B minus X है, तो यहाँ पर इस B की बजाय हम ले लेते हैं B minus X, और P प्रोडक्ट है और वो है X. तो इस तरह इस इक्वेशन से हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ जाता है. जब when T is equal to 0, so concentration of R is B and concentration of P is 0, so absorbance will be A naught initial, BB plus gamma 0 और अल्फा. सो बीटा B plus अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा. इसी तरह when T is equal to infinity, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो वो X प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वो B के यानी रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. यानी X क्या हो जाएगा? सारा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिएक्टेंट्स B, और रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा. तो अगर हम उस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं जो यहाँ पर हमने पहले लिया था, ये वाला, अगर T को इन्फिनिटी ले लेते हैं तो फिर एब्जॉर्बेंस इन्फिनिटी एट बीटा और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन 0 हो जाएगा, प्लस गेमा, और ये B हो गया, प्लस यानी X, कंसंट्रेशन ऑफ X इट बिकम्स B, और ये अल्फा है, तो ये ख़त्म हो जाएगा. सो ये हमारे पास अब 3 इक्वेशन आ गए हैं. एक है AT एब्जॉर्बेंस एट गिवन टाइम, इनिशियल एब्जॉर्बेंस A नॉट और एब्जॉर्बेंस एट इन्फिनिटी. अब इन 3 इक्वेशन को हम ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं कि हमारे पास हम इससे ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस और सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हम दोनों इससे हासिल कर सकते हैं. कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल्स हम ये पहले लेते हैं A नॉट माइनस A इन्फिनिटी, एब्जॉर्बेंस एट 0 माइनस एब्जॉर्बेंस एट इन्फिनिटी. तो एब्जॉर्बेंस एट 0 ये है और इन्फिनिटी पर ये है, तो इसको रीअरेंज करने, मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास ये B इंटू बीटा माइनस गेमा आ जाता है. इसी तरह AT माइनस A इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो इससे हमारे पास ये इक्वेशंस, ये बीटा माइनस गेमा और B माइनस एक्स आ जाएगा. अब A नॉट माइनस A इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई AT माइनस A इन्फिनिटी अगर हम ले लें तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर मालूम कर दी है, बीटा B इंटू B माइनस गेमा और डिवाइडेड बाई बीटा माइनस गेमा और B माइनस एक्स. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट बिकम्स B माइनस B डिवाइडेड बाई B माइनस एक्स.
तो ये किसके बराबर आ गया है, ये है ए नॉट माइनस ए इन्फिनिटी डिवाइड बाई ए टी माइनस ए इन्फिनिटी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स। और हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या है, log ऑफ बी ओवर बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन टी। तो अब इस b डिवाइडेड बाई बी माइनस, यानी b के बजाय हम लिख सकते हैं a इन्फिनिटी माइनस बी नॉट, और b माइनस एक्स की जगह पर ले सकते हैं a t माइनस a इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये एक फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ये बन जाएगा, जिसमें से a इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शंस and a infinity is the absorbance of the reaction mixture at the end of the reactions, and at is the absorbance of the reaction mixture at different time interval. K1 is the first order rate constant and t is time. तो अगर हम ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इफ यू प्लॉट दिस एब्जॉर्बेंस वर्सेस t, तो हमारे पास ये प्लॉट आ जाता है, x एक्सिस पर t ले लेते हैं और y एक्सिस पर एब्जॉर्बेंस लेते हैं, सो इट गिव्स स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप k1 के बराबर है। तो इस तरह हम, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइम इंटरवल पर एब्जॉर्बेंस डेटा हो, यानी हमारे पास इक्वेशन में क्या है, वो कंसंट्रेशन है, ये इक्वेशन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है, लेकिन हम कंसंट्रेशन डायरेक्टली मालूम नहीं करते। इस कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को हम मॉनिटर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, और वो फिजिकल प्रॉपर्टी एब्जॉर्बेंस है। तो कंसंट्रेशन को हमने एब्जॉर्बेंस से रिप्लेस कर दिया है। तो दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड, वी कैन फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट। इसी तरह सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन फॉर एग्जांपल, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है x डिवाइड बाई a इंटू ए माइनस इज इक्वल टू के टी। तो अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट k2 हो जाए और 0 पर b है और t पर b माइनस x है और प्रोडक्ट x है, तो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन मॉडिफाइज एज दिस वन। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं एज ए नॉट माइनस ए टी और ए टी माइनस अल्फा ए इन्फिनिटी एब्जॉर्बेंस इन्फिनिटी। अगर हम इनको ए टी ए नॉट माइनस ए टी कर लेते हैं, उसमें क्या किया था पहले केस में, ए नॉट माइनस ए इन्फिनिटी लिया था। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए नॉट माइनस ए टी और ए टी माइनस ए इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर वही है ए टी माइनस ए इन्फिनिटी। इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास इससे क्या आ जाता है, इसकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, वो हमने ये यहाँ पर अरेंज कर दिए हैं। तो दिस रीअरेंजमेंट गिव्स x बाय b माइनस एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x डिवाइडेड बाई b इंटू बी माइनस एक्स। इस b को इधर लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये k2b कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स एंड b k2। अब x डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स, ये कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट है और ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स है। सो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए नॉट माइनस ए टी, और कंसंट्रेशन ऑफ द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को हम मॉनिटर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए टी माइनस ए इन्फिनिटी। सो दिस गिव्स अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप बराबर होगा बी के टू। तो के टू सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप डिवाइडेड बाई बी। तो इस तरह हम काइनेटिक स्टडी को, रिएक्शन काइनेटिक्स को मॉनिटर कर सकते हैं बाय एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट्स।